नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चोल साम्राज्य था उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक नीतियां किस प्रकार की थी, समाज को चलाने के जो नियम कानून थे वह किस प्रकार के थे, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, तो उसके पीछे जो काम कर रही थी प्रशासनिक व्यवस्था वह किस प्रकार से चल रही थी। तो हम पूरी चोलकालीन सामाजिक व्यवस्था का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं चोल साम्राज्य की व्यवस्थाओं के विषय में। अगर हम इनकी शासन व्यवस्था को देखते हैं तो हम पाते हैं केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों तरह की शासन व्यवस्था हमको दिखती है। केंद्रीकृत अर्थात राजा के पास शक्ति हो या राजा ही प्रमुख हो, और विकेंद्रीकृत अर्थात बहुत सारे लोगों के पास शक्ति हो। इसमें हमें पंचायती व्यवस्था दिखेगी। तो एक तरफ राजा के पास शक्ति भी खूब है, दूसरी तरफ जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जो ग्राम पंचायत है उसके पास भी खूब शक्ति है। केंद्र में हम देखते हैं कि राजा होता है और वह सर्वोच्च शासक होता है या प्रशासनिक भूमिका में सर्वोच्च अधिकारी होता है। जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वह सब राजा लेता है। और राजा हम देखते हैं कि चोल काल में यह केवल प्रशासनिक कार्य नहीं देखता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को भी यह देखता है। तो एक मुखिया के रूप में काम करता है, न केवल प्रशासनिक व्यवस्था के बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में भी हम देखते हैं कि जो राज्य है वह प्रांतों में विभाजित है। मतलब पूरा राज्य कई सारे छोटे टुकड़ों में विभाजित है जिनको कहा जाएगा प्रांत या मंडलम। इन्हीं के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था। हम पाते हैं कि चोल साम्राज्य में कुल 6 प्रांत हमको मिलते हैं। हर प्रांत में या हर मंडलम में एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल सीधा राजा को रिपोर्ट करता था। राज्यपाल की यह जिम्मेदारी होती थी कि प्रांत में शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और इसके साथ साथ जो टैक्स संग्रहण है वह भी ठीक से होता रहे। तो प्रांतों का मुखिया राज्यपाल और प्रांतों को कहा जा रहा है मंडलम। फिर हमको व्यवस्था मिलती है नाडु और वलनाडु की। इस व्यवस्था में जब हम देखते हैं तो अब प्रांतों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। मतलब प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो प्रांत हैं या जो मंडल हैं या जो मंडलम है उनको छोटे इकाइयों में तोड़ा जाएगा जिन्हें कहेंगे नाडु। और हर नाडु का जो प्रमुख होगा उसे कहेंगे नाडु वलनाड। वलनाड एक प्रकार का क्षेत्रीय मंडल है जिसमें कई सारे नाडु शामिल होते हैं। और नाडु और वलनाड में जो भूमि कर की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक कार्य है, उन सब का प्रबंधन किया जाता है। सबसे पहले हो गया राज्य, मतलब पूरा राज्य। फिर हो गया आपका मंडलम, मंडलम के नीचे हो गया आपका नाडु। हम देखते हैं ग्राम पंचायत की व्यवस्था को जो सबसे फेमस है चोल साम्राज्य में। इनको पुर और सभा के नाम से पुकारा जाएगा। जो चोल शासक हैं यह स्थानीय स्वशासन को खूब बढ़ावा देते हैं और यही इनकी प्रशासनिक ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। पुर के विषय में देखें तो सामान्य गांव थे और उनकी एक सभा थी जिसमें जो गांव के स्थानीय लोग हैं वह स्वयं ही अपना प्रशासन चलाते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है वह भी दिखती है और जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है वह भी हमको दिखती है। पूर्व के केस में या हम कहें जो ग्राम पंचायत का स्तर है वहां पर राजा का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था। इन ग्राम पंचायतों को काफी हद तक स्वतंत्रता मिली हुई थी। तो पूर्व मिलते हैं, उसके बाद सभा मिलेगी। सभा हम देखते हैं कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं समाज के, मुख्यतः जिसमें ब्राह्मण शामिल होते थे, तो यह क्या करते थे, न्यायिक मामलों को देखते थे। तो सभा एक तरह की प्रशासनिक इकाई है जो गांवों में कर संग्रह को, न्यायिक मामलों को, इन सब को देखती है। लेकिन इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है और यह सभा जिम्मेदार होती है कि गांव का विकास हो और जो न्यायिक व्यवस्था है गांव में वह ठीक से बनी रहे। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर हमको उर और सभा मिलती है। राजस्व प्रणाली में अगर हम देखें तो मुख्यतः भूमि से इस समय कर वसूला जाता था और यह कर 1/3 भाग होता था कुल उपज का। जो भूमि की क्षमता है, उपजाऊ क्षमता, उसके आधार पर कर तय किया जाता था और करों को वसूला जाता था। ग्राम स्तर पर हमने देखा यह व्यवस्था है। इसी तरह की व्यवस्था प्रांत स्तर पर या मंडल जो है उन पर भी हमको मिलेगी। यह सारा टैक्स कलेक्ट होके पहुंचता था राजा के पास और टैक्स कलेक्शन में भी कई सारे हिस्से लगेंगे। यह पहले से तय होगा कैसे कौन सी धनराशि कहां खर्च की जाएगी। तो हम देखते हैं 1/3 टैक्स वसूला जाता है भू राजस्व के रूप में और सही तरीके से टैक्स वसूला जाए इसके लिए भूमि की नाप करवाई जाती है।
या पैमाइश भूमि की करवाई जाती है। 2 बार चोल साम्राज्य में यह पैमाइश होती है। पहला राजराज प्रथम के शासनकाल में, दूसरा कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में। तो कर संग्रहण की व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको आधार बनाया जा रहा है, भूमि की नाप करवाई जा रही है, मतलब एक स्ट्रक्चर के साथ कर वसूला जा रहा है। बाद में आप इसी चोल साम्राज्य में देखेंगे कि जबरदस्ती कर वसूला जाने लगेगा, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा पड़े, अकाल पड़े, कुछ हो, कर वसूला जाएगा। और उसके बाद चोल साम्राज्य इतना तेजी से गिरेगा कि फिर उस पर पांड्य साम्राज्य अधिकार कर लेगा। तो राजस्व प्रणाली चोल साम्राज्य की हमको बहुत अच्छी दिखती है अपने शुरुआती चरणों में। जो उपज है उसको भी कोटियों में या हम कहें क्लासिफिकेशन किया जाता था उपज का भी, और कुल 12 कोटियां हमको मिलती है। मतलब उपज किस प्रकार की है उसको भी क्लासिफाई किया जाता था, और उसके बाद टैक्स वसूला जाता था। जो भूमि कर है, सीमा शुल्क है, राहदारी है, मतलब रोड टैक्स एक तरीके से, व्यावसायिक कर, नमक कर, निकटवर्ती क्षेत्रों की लूटमार, विवाह समारोह, इन सब से जो आय है वह हमको दिखती है चोल साम्राज्य की। हमको कुछ शब्द मिलते हैं राजस्व प्रणाली से संबंधित, जैसे हरे या वरी, मन्नुरु, पांडु और दंडम। यह शब्द इस्तेमाल किए गए हैं चोलों के अभिलेखों में, जो कर संग्रह के लिए और करों को वसूलने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। हम यह भी देखते हैं कि जो गांव का क्षेत्र है उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे भी हमको मिलते हैं जहां पर कर नहीं वसूला जाता है, जैसे हस्त शिल्पकारों का क्षेत्र, कारीगरों का क्षेत्र, उनके निवास स्थान, जो चांडाल हैं उनकी बस्तियों से, मंदिरों से, नहरों से, शमशान भूमि से, इन सब से टैक्स नहीं वसूला जाता है। हमको मापन इकाइयां भी दिखती हैं। एक मापन इकाई है कलम। कलम बराबर होता था 3 मन के, मतलब एक माप की इकाई है, एक तौल की इकाई है। तो अन्न का मापन कलम में किया जाता था और एक कलम 3 मन के बराबर होता था। सोने के सिक्के भी हमको दिखते हैं और इनको कहा जाता था काशू। एक सिक्का हमको और दिखता है कलंज नाम से। कलंज भी सोने का एक सिक्का जो चलता था। तो काशू और कलंज 2 सोने के सिक्के हमको दिखते हैं। भूमि की जो माप इकाई है वह भी हमको मिलती है और उसको कहा जाएगा वेली। तो वेली भूमि माप की इकाई है, काशू कंजल सिक्के हैं, कलम अन्न मापन की इकाई है। टैक्स कलेक्शन के लिए भी स्पेशली अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और यह देखते थे कि जो टैक्स है वह नियमित रूप से जमा होता रहे। इसके अलावा जल सिंचाई की परियोजनाएं, कृषि विकास के लिए नहरें, जलाशय, तालाब, यह सब निर्माण किया जाता था इन्हीं टैक्स कलेक्शन के अमाउंट से। मतलब जो भी यह टैक्स कलेक्शन होता था उनका उपयोग किया जाता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। जैसे जल सिंचाई की जब परियोजनाएं बनाई जाएंगी तो उससे कृषि का और तेजी से विकास होगा। जब कृषि का तेजी से विकास होगा तो उससे टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा। तो एक सर्किल चलने लगी कि टैक्स वसूला जाता है और ऐसी जगह उनको खर्च किया जाता है या ऐसी जगह उनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आय हो। और जब लोगों की आय ज्यादा होगी तो वह टैक्स ज्यादा भरेंगे और जब टैक्स ज्यादा भरेगी फिर से उसको इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी जगहों पर जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से जो राजस्व प्रणाली है चोल साम्राज्य की वह हमको बहुत अस्थायी व्यवस्था के साथ दिखती है। बहुत विस्तृत रूप से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस व्यवस्था को चोल साम्राज्य में चलाया जा रहा था। करों के प्रकार हम देख लेते हैं और आप ध्यान देंगे कि जब प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो कई बार इन करों का नाम दे देगा, यह किससे संबंधित कर है। तो चोल साम्राज्य में जो भी कर वसूले जा रहे थे उनको मैंने कोशिश की है कि एक जगह रख दूं जिससे आपको आसानी हो याद करने में भी, और जो कंफ्यूजन होता है करों को लेकर कि कौन सा कर किसके लिए लग रहा है वह कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाए। तो एक कर है आयाम। आयाम होगा राजस्व कर। दूसरा होगा मरम जाति। मरम जाति है उपयोगी वृक्ष कर, मतलब ऐसे वृक्षों पर कर लगता था जो ज्यादा उपयोग के हैं या ज्यादा जिनकी उपयोगिता दिखेगी। फिर कड़मय। कड़मय कर लगेगा सुपारी के बागान पर और लगान भी वसूला जाएगा कड़मय के रूप में। तो कड़मय शब्द का इस्तेमाल 2 रूपों में किया जाएगा। एक सुपारी के लिए या सुपारी की जो बागान है उस पर जो कर लगेगा उसको कहेंगे कड़मय, और जो लगान वसूला जाएगा उसको भी कहेंगे कड़मय। फिर एक शब्द मिलेगा डाक काशू। यह शब्द इस्तेमाल होगा नर पशुधन पर, मतलब जो नर पशु हैं उन पर कर लगाया जाएगा। शब्द मिलेगा आपको पाडिकावल। पाडिकावल है जो गांव सुरक्षा का काम है उसके लिए भी कर वसूला जाता है। वाशल्पिरचम, यह कर है द्वार कर। तो द्वार कर के रूप में एक कर वसूला जा रहा है जिसे कह रहे हैं वाशल्पी।
रचम एक कर है मगैन्मय, मगैन्मय कर वसूला जा रहा है। जो भी पेशेवर लोग हैं उनसे यह कर वसूला जाएगा, जैसे स्वर्णकार, लोहार, कुंभकार, बढ़ई, मतलब जो पेशेवर लोग हैं उन्हीं से यह कर वसूला जाएगा। कर संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन है? नगरम समिति। और राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन है? परितोक्त गावक। जो चोल नरेश थे वह करों को संग्रहित करवाते थे ग्राम स्तर से, मंडल के स्तर से, और फिर उनको केंद्रीय कोष में जमा करते थे। और जमा करने के बाद यह मंदिर निर्माण के लिए, बंदरगाहों के निर्माण के लिए, समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए खर्च किया जाता था। ये जो समुद्री जहाजों पर यह लोग अलग से खर्च करेंगे टैक्स के कलेक्शन से, इसके माध्यम से जो समुद्री क्षमता है चोल साम्राज्य की वह बहुत बढ़ती हुई हमको दिखेगी। और अपने समय में चोल साम्राज्य जैसी नौसेना किसी भी साम्राज्य के पास हमको नहीं दिखती है। न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमको कोई ऐसी सेना नहीं दिखती है जो चोल साम्राज्य का उस समय मुकाबला कर पाए। तो राजस्व प्रणाली का इस तरीके से यह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे यह साम्राज्य लगातार विकसित होता हुआ दिखेगा। यह राजस्व का एक हिस्सा राजकीय दानों में, यज्ञों में और महोत्सवों पर भी खर्च करते थे। चोल साम्राज्य के साथ, या हम कहें जो पूरा दक्षिण भारत है उस समय के जो साम्राज्य थे, एक व्यवस्था हमको बहुत खास दिखती है, या जो अंतर दिखता है उत्तर भारत के कंपैरिजन में। दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, जब भी युद्ध होता था तो युद्ध में जो सेना का नेतृत्व है, मतलब युद्ध के मैदान में उतरकर सेना को जो डायरेक्शन देने का काम है, वह या तो स्वयं राजा करता था या फिर राजा का पुत्र करता था। और ज्यादातर जो बड़े राजा हैं वह पहले राजकुमार के रूप में किसी बड़े युद्ध को जीत चुके होते थे। उत्तर भारत में यह अलग दिखेगा आपको। उत्तर भारत में स्पेशली जब गुलाम वंश स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद के समयों में हम देखेंगे कि राजा युद्ध के मैदान पे कम उतरता था, मतलब डायरेक्ट वह खुद कम लड़ता था, अपने सामंतों को वह ज्यादा लड़वाता था। और सामंती व्यवस्था वहां अलग दिखेगी हमको उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि जो राजा होता था वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरता था या फिर अपने पुत्रों को भेजता था। जो सेना की टुकड़ियां हैं उनके प्रमुख हमको दिखते हैं जिनको कहा जाता है नायक, मतलब मुख्य सेना को नेतृत्व कौन देता था? राजा या राजकुमार या युवराज। और सेना को कई टुकड़ियों में बांटा जाता था। हर टुकड़ी का जो नेतृत्व करता है उसे कहेंगे नायक, और जो प्रधान सेनापति होगा उसको कहेंगे महादंड नायक, या कुछ जगहों पर सेनापति शब्द का भी इस्तेमाल होगा। तो महादंड नायक कौन है? सेनाध्यक्ष या प्रधान सेनापति। सैन्य प्रशासन में हम देखें तो चोलों के पास एक बहुत ताकतवर सेना थी जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और नौसेना, जो इनके साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना रही थी। नौसेना इसमें सबसे खास है। हम डिटेल से इस चीज को अलग से देखेंगे कि कैसे चोलों के पास इतनी शक्तिशाली नौसेना थी। चोलों की जो नौसेना थी इसने न केवल युद्ध क्षेत्र में इनका साथ दिया बल्कि व्यापार में बहुत ज्यादा साथ दिया, जिससे चोल साम्राज्य जो व्यापारिक मार्ग हैं उनको नियंत्रित तो कर ही सका, लेकिन उस व्यापार में सहयोगी भी बन सका और उसका पूरा लाभ उठाया चोल साम्राज्य ने। जो चोल सेना थी इसके 3 प्रमुख अंग हमको मिलते हैं, एक पदादी, दूसरा गजारोही, तीसरा अश्वरोही। कलिंग पर हमला किया था चोल साम्राज्य ने, यह भी आपको याद होगा। तो कलिंग का क्षेत्र हमेशा से फेमस था हाथियों के लिए। तो 3 तरह की सेना है, एक पैदल सेना, दूसरा हाथियों की सेना और तीसरा घोड़ों की सेना। यहाँ भी आपको एक परिवर्तन मिलेगा। चोल साम्राज्य में जो थल सेना है, मतलब समुद्र सेना को छोड़कर जो थल सेना है, इसमें पैदल सेना, हाथियों की सेना और घोड़ों की सेना है, इसमें सबसे ताकतवर इनकी घोड़ों की सेना होगी। इससे पहले हम भारतीय क्षेत्र में देख रहे थे कि हाथियों की सेना ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन चोलों के समय हम देखेंगे कि इनकी जो घोड़ों की सेना है या जो इनकी अश्वरोही सेना है वह सेना ज्यादा ताकतवर है। और इस सेना को मनरू के महासैन्य कहा जाता था। और यह घोड़े लाते कहां से थे? खाड़ी देशों से। तो खाड़ी देशों से यह घोड़े ले आते थे और उनको बड़ी संख्या में अपनी सेना में इस्तेमाल करते थे। जो सेना थी वह अलग अलग छावनियों में भी बटी हुई थी जिसको कहते थे कड़गम। तो सेना का जो स्ट्रक्चर है वह भी हमको बहुत स्टेब्लिश दिखता है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सैन्य व्यवस्था को भी अरेंज किया गया था। तभी इतना बड़ा साम्राज्य विकसित होता है जब राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से अरेंज किया हो, फिर राजस्व का जो संग्रहण है उसको भी ठीक से अरेंज किया हो और सैन्य व्यवस्था को भी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हो। तो सैन्य व्यवस्था में अलग अलग इकाइयां हैं
अलग अलग उनके नेतृत्व करता है और यह समय के साथ होने वाली आवश्यकताओं को भी समझ रहे हैं। जैसे नौसेना का विकास है, एक बहुत दूरगामी सोच है चोल प्रशासकों की। चोल सेना में हम देखते हैं कि सभी वर्णों के लोग शामिल है और दरअसल जब हम चोल साम्राज्य को देखेंगे तो यहाँ आपको एक तथ्य मिलेगा कि इस साम्राज्य में जो वर्ण व्यवस्था है वह हमको उतनी विस्तृत नहीं मिलती है। मुख्यतः दो वर्ण हमको मिलते हैं पूरे चोल साम्राज्य में, या तो वह ब्राह्मण है या वह गैर ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण नहीं है। दो ही तरह के वर्ण हमको दिखेंगे पूरे चोल साम्राज्य में और इसी कारण हम देखते हैं कि जो इनकी सेना है उस सेना में भी सभी वर्णों के लोग शामिल होंगे। अब हम देखें जो इनकी थल सेना है उसके भी कुछ अंग हमको मिलते हैं। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको विलिगल। विलिगल धनुर्धरों की सेना है। कुजिरमल्ल मिलेंगे जो कि हाथियों की सेना है। कुडिरेच्चे वगैरह मिलेंगे जो कि घुड़सवारों की सेना है। पैदल सेना भी हमें मिलेगी जिसको कहेंगे बड़पेई टेक्कोलर। तो थल सेना के कई सारे अंग हमको मिलते हैं और नायक मिलेगा हर सेना के अंग का। एक शब्द आपको मिलेगा ब्रह्माधिराज। ब्रह्माधिराज ऐसे सेनापतियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण सेनापतियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है ब्रह्माधिराज। जो न्याय समितियां हैं उनको कहा जाता था न्यायातर। तो यह सैन्य व्यवस्था है चोल साम्राज्य की। अब हम देखते हैं इनकी न्यायिक व्यवस्था को, या जो न्याय की व्यवस्था है चोल साम्राज्य में उस व्यवस्था को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि गांव के स्तर पर भी मामलों को निपटाया जाता है और उसके ऊपर मंडलाधिपति होते थे जो कि मंडलों के मुखिया होते थे। यह भी मामलों को देखते थे और अंततः मामला जाता था राजा के पास। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है। एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर यानी कि ग्राम प्रशासन। तो यह पूरी व्यवस्था हमको चोल साम्राज्य में मिलती है। चोल साम्राज्य ने नियम कानूनों को बना रखा था और अपने बनाए हुए नियम कानूनों को यह बहुत सख्ती के साथ फॉलो करते थे। मतलब नियम कानून इनके सख्त थे, प्री डिफाइन थे और उन नियमों पर टिके रहना यह चोल साम्राज्य की व्यवस्था की बहुत खास बात दिखती है। व्यापार और विदेश संबंध भी इंप्रूव होते हैं और व्यापार से जो चोल साम्राज्य है वह खूब सारा लाभ कमाता है। चोल साम्राज्य ने अपने समय काल में दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मध्य एशिया इन सारे क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य को लगातार इन्होंने मजबूत किया। आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जो करदाता हैं इनका नाम मिलता है कागजों में। मतलब करदाता है कौन, यह कागजों में लिखित रूप से हमको मिलता है। जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, उनके जो वेतन है वह भूमि के रूप में दिए जाते हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करने के लिए, तालाबों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यह भी स्थानीय प्रशासन का एक उदाहरण है। एक संस्था हमको मिलती है नानादेही। यह वणिकों की या व्यापारियों की एक संस्था है। नगरम शब्द मिलेगा जो कि स्थानीय नगरों में व्यापार करने वाले लोग हैं। अरब से घोड़ों का व्यापार होता था जिससे जो चोल सेना है उसमें जो अश्व सेना थी वह काफी मजबूत थी। सिक्के चल रहे थे, सोने के सिक्के हमने देखे और चांदी के सिक्के भी चोल साम्राज्य में चल रहे थे। मानक भी इस्तेमाल हो रहे थे। जैसे कलम हमने पीछे देखा, यह वजन का मापक है। दूसरा मंजाडी और तेविडू जो कि हल्के मानक हैं तौल के। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चोल साम्राज्य की व्यवस्था थी वह व्यवस्था कितनी स्ट्रांग थी। हमने इसमें अभी जो ग्राम प्रशासन है उसको डिटेल से कवर नहीं किया है क्योंकि चोल साम्राज्य की जो ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आपको काफी डिटेल से देखना होगा। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि क्यों चोलों को कहा जाता है कि इन्होंने भारतीय समाज में जो ग्राम पंचायती व्यवस्था का एक नया रूप था उस नए रूप को जन्म दिया, या जो आधुनिक रूप है ग्राम पंचायत का उसको कहीं ना कहीं जन्म दिया चोल साम्राज्य ने। जो इनकी नौसेना की शक्ति है उसको भी हम अलग से देखेंगे कि क्यों चोलों के पास इतनी शक्तिशाली नौसेना थी। क्यों जो अन्य साम्राज्य हैं, पल्लव हैं, चालुक्य हैं, वह क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हैं इतनी शक्तिशाली नौसेना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।